नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एस्किमो जनजाति का सामान्य जो परिचय है वो ले लिया था और निवास क्षेत्र जो है वो ले लिया था, है ना। आज हम उसी श्रृंखला में एस्किमो जनजाति का जो पार्ट नंबर 3 जो है, जो पैटर्न हमने प्रथम क्लास में बताया था, है ना, किस प्रकार से हम जनजातियों को पढ़ेंगे, उसमें पार्ट नंबर 3 जो है आर्थिक क्रियाकलाप को लेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप, अब इस आर्थिक क्रियाकलाप में भी हम 5 बिंदुओं को ध्यान करेंगे। 5 बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर तो क्या होगा? आखेट। सेकंड नंबर बिंदु क्या पढ़ेंगे अपन? भोजन सामग्री। भोजन सामग्री की बात करेंगे। और थर्ड नंबर पर क्या पढ़ेंगे? वस्त्र। फोर्थ नंबर पर निवास गृह। निवास क्षेत्र नहीं, निवास गृह। निवास गृह, इसके बारे में बात करेंगे। और 5 नंबर पर हम पढ़ेंगे शस्त्र में ऊर्जा। शस्त्र में ऊर्जा, इनको लेकर के हम बात करेंगे। देखिए, इनमें मैं एक चीज और लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जो आखेट है, एक तो ये एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो चतुर शिकारी माने जाते हैं। बहुत ही चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये जानवरों को इतनी आसानी से मार लेते हैं, है ना, जानवरों को पता तक नहीं चलता, है ना, इतनी आसानी से ये लोग जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तो चतुर शिकारी माने जाते हैं ये लोग। यहाँ पे लिख देते हैं चतुर शिकारी। चतुर शिकारी, चतुर शिकारी माने जाते हैं। एक तो ये चीज ध्यान करेंगे आप, है ना। आखेट के लिए ये 2 प्रकार की पद्धतियों को काम में लेते हैं। आखेट करने के लिए इन लोगों के द्वारा 2 प्रकार की पद्धतियां काम में ली जाती हैं। एक तो शीतकालीन आखेट पद्धति। शीतकालीन आखेट पद्धति। आखेट पद्धति, शीतकालीन आखेट पद्धति काम में ली जाती है। और दूसरी बसंतकालीन आखेट पद्धति। बसंतकालीन आखेट पद्धति, 2 पद्धतियां इन लोगों के द्वारा काम में ली जाती है ना। अब जो शीतकालीन जो आखेट पद्धति होती है, शीतकालीन जो आखेट पद्धति है, इसमें ये लोग क्या करते हैं? देखिए, एक एक बात हम कर लेते हैं। शीतकालीन जो आखेट पद्धति है, इसमें इन लोगों के द्वारा 2 प्रकार की विधियों को काम में लिया जाता है। एक विधि जो है शीतकालीन जो आखेट पद्धति की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शीतकालीन आखेट पद्धति में 2 विधियों को काम में लिया जाता है। पहले तो हमने क्या बात की? एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा 2 आखेट करने के लिए 2 पद्धतियों को काम में लिया जाता है, शीतकालीन आखेट पद्धति और बसंतकालीन आखेट पद्धति। अब शीतकालीन जो आखेट पद्धति है उसमें 2 तरीके काम में लेते हैं। ये सीधा सीधा अगर आप समझे, 2 तरीके कौन से होंगे? एक तो माउपाक, जिसको माउपोक भी कहते हैं। माउपोक, ठीक है, माउपाक या माउपोक, जिसकी हम बात करने वाले हैं। दूसरा होता है इतुरपाक। इतुरपाक, ठीक है, जिसको हम इतुरपोक भी कहते हैं। इतुरपोक, ठीक है। तो ये 2 विधियों को काम में लेते हैं। हम इनकी बात करेंगे डिटेल से। उसके बाद में जो बसंतकालीन आखेट पद्धति है, इसको उत्तक या उतोग कहते हैं। उत्तक या उतोग, या ध्यान कर लीजिए, ठीक है, उत्तक या उतोग। अब इस बसंतकालीन आखेट पद्धति में इन लोगों के द्वारा 2 नावों को काम में लिया जाता है। एक नाव का नाम तो क्या है? कयाक है। क्या नाम है? कयाक है। एक नाव तो कयाक है और दूसरी नाव है उमियाक। ठीक है। और एक इसमें ही 3 नंबर हम किसको देंगे? सलेज गाड़ी भी ये लोग काम में लेते हैं। सलेज
गाड़ी, ठीक है ना। बाद में बात करेंगे, बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। भोजन के रूप में देखें, भोजन सामग्री इन लोगों की, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। वस्त्र दो प्रकार के काम में लेते हैं ये लोग, वस्त्र कितने, दो प्रकार के काम में लेते हैं। कौन कौन से वस्त्र काम में लेते हैं? तिमिया, एक वस्त्र का नाम है तिमिया, एक तो तिमिया है, दूसरा है अनोभाग, अनोभाग, ठीक है। दूसरा वस्त्र अनोभाग है, जिसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में एक जो है कि ये विशेष प्रकार के जूते भी काम में लेते हैं, जिसको हम 3 नंबर देंगे कार्मिक, कार्मिक कह सकते हैं और मुक्लुक्स कह सकते हैं। कार्मिक को ही दूसरा नाम क्या देंगे? मुक्लुक्स, कार्मिक को ही दूसरा नाम मुक्लुक्स देंगे, ठीक है। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में निवास गृह, निवास गृह जो है इन लोगों के द्वारा 3 प्रकार के निवास गृह निर्मित किए जाते हैं। 3 प्रकार के निवास गृह कौन कौन से हैं? एक नंबर जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इनका जो निवास गृह है, एक तो इग्लू होता है, इग्लू, आपको ध्यान आ गया होगा, इग्लू बर्फ से बनने वाले घर है। 2 नंबर हम किसकी बात करेंगे? करमत की बात करेंगे, करमत। और 3 नंबर हम किसकी बात करेंगे? क्यूपिक्स या सूपिक्स, क्यूपिक्स या सूपिक्स। क्यूपिक्स, जिसको सूपिक्स भी कहते हैं, सूपिक्स, क्यूपिक्स कहते हैं या सूपिक्स कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? शस्त्र व औजार की। शस्त्र व औजार की जो है कितने प्रकार के ये शस्त्र और औजार कौन कौन से काम में लेते हैं? तो हम नाव जो है उनको भी यहाँ शामिल करेंगे, और जो सलेज गाड़ी है उसको भी यहाँ शामिल करेंगे, और हार्पून यंत्र को भी अलग से लेंगे। तो 4 पार्ट कर देंगे इसमें। एक तो क्या हो गया? प्रयाग हो गया, जिसके बारे में हम ऊपर भी बात करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे जब हम लिखेंगे तब। 2 नंबर क्या है? उमियान है, उमियान। और 3 नंबर क्या है? 3 नंबर जो है वो आपका सलेज गाड़ी है, सलेज। और 4 नंबर जो है वो यहाँ पे हार्पून यंत्र, हार्पून यंत्र, ठीक है। अब देखिए हम इनको लेकर के एक को लेकर के बात कर लेते हैं। आखेट जो है, एक तो ये एस्किमो जनजाति के लोग चतुर्शिकारी माने जाते हैं। अब उसमें बसंतकालीन आखेट पद्धति जो है उसमें एक तो माऊ पाक या माऊ को, बसंतकालीन ऋतु में इन लोगों के द्वारा सील मछली का शिकार किया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? सील मछली का शिकार करने के लिए हम मुख्यतः ये भी कह सकते हैं कि शीतकालीन आखेट पद्धति को माऊ पाक कहते हैं या माऊ पोक कहते हैं, माऊ पाक भी कहते हैं, ठीक है। माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब प्रतीक्षा करना, माऊ पाक और आपका जो पितृ पाक है, इनमें तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं। माऊ पाक जो है उसके ऊपर, उस माऊ पाक जो आखेट पद्धति जो है उसमें क्या करते हैं ये लोग, जो विधि जिसको हम कह रहे हैं, ये लोग बर्फ के ऊपर एक छेद बना देते हैं और उस छेद के ऊपर हड्डी का टुकड़ा रख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही जो सील मछली है उस छेद के पास में हड्डी का टुकड़ा जो है छेद के पास में श्वास लेने के लिए आती है, तो हड्डी का टुकड़ा हिल जाता है, और हिलते ही जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, जो व्यक्ति होता है, उसको संकेत मिल जाता है, और वह हार्पून भाले की सहायता से, कौन से भाले की सहायता से? हार्पून भाले की सहायता से, हार्पून भाले की सहायता से वह व्यक्ति क्या करता है? हार्पून भाले की सहायता से उसका शिकार कर लेता है। तो मतलब क्या हुआ? माऊ पाक जो विधि है उसमें सील मछली का शिकार किया जाता है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, इसमें एक ही व्यक्ति होता है ना, और इसमें बर्फ के ऊपर सिर्फ एक ही चित्र बनाया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करता है, और जब मछली आती है और हड्डी का टुकड़ा जब जैसे ही हिलता है तो वह हड्डी का टुकड़ा हिलते ही उसको संकेत मिल जाता है और वह उसका शिकार कर लेता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे हैं इतुरपाक। इतुरपाक में 2 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति। जो इतुरपाक है इस
दो व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, बर्फ के ऊपर 2 छेद बनाते हैं। बर्फ के ऊपर कितने छेद बनाते हैं? 2 छेद बनाते हैं। दोनों छेदों के पास में एक व्यक्ति जो है एक छेद के ऊपर मछली को चारा डालता है और जैसे ही मछली उस चारा मतलब हड्डी वगैरह जो मछलियां जिसको मुख्यतः प्रिय भोजन जो मछलियों का होता है वो वहां पे एक व्यक्ति डालता है, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे छेद के पास में जो छिद्र है, दूसरा छेद जो इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है बर्फ के ऊपर, उसके पास में खड़ा रहता है और वह इंतजार करता रहता है। जैसे ही उस चारे को खाने के लिए मछली उसके पास में आती है तो दूसरे छेद में संकेत मिलते ही दूसरा जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हार्पून भाले की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेता है। देखिए, इन लोगों के जीवन में सील मछली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सील मछली से इन लोगों को खाद्य पदार्थ ही नहीं मिलता है, साथ में ही ये लोग जो है सील मछली की हड्डियों से विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं, सलेज गाड़ी बनाते हैं, है ना, और जलाने के लिए चर्बी, इनको सील मछली की चर्बी मिल जाती है, वस्त्रों के लिए खाल मिल जाती है ना। तो ये लोग जो है, इन लोगों के जीवन में सील मछली एक वरदान स्वरूप होती है। सील मछली जो है एक वरदान स्वरूप होती है। तो आपको पता चल गया होगा, माउबाग का मतलब प्रतीक्षा करना होता है, शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। इसमें एक व्यक्ति होता है और एक ही छेद बनाया जाता है बर्फ के ऊपर, जबकि इकुरपाग में 2 व्यक्ति होते हैं और 2 छेद बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में ही सील मछली का शिकार किया जाता है और हार्पून यंत्र की सहायता से शिकार किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम बात करते हैं किसकी, बसंतकालीन जो आखेट पद्धति है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बसंतकालीन जो आखेट पद्धति होती है उसको उत्तक या उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक या उतोक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इस उत्तक या उतोक जो आखेट पद्धति होती है उसमें कयाक और उमियाक 2 प्रकार की नाव काम में ली जाती है। जो कयाक नाव होती है यह व्हेल मछली की हड्डियों से निर्मित होती है। किसकी हड्डियों से निर्मित होती है? व्हेल मछली की हड्डियों से निर्मित होती है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, जो कयाक नाव होती है, कयाक नाव जो होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसकी अपेक्षा उमियाक नाव की अपेक्षाकृत छोटी होती है कयाक नाव। एक तो ये चीज। दूसरी बात, जो कयाक नाव होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है। कयाक नाव की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर। 5 मीटर तो इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 1.5। ये तो लंबाई है और चौड़ाई है 1.5 मीटर। ये कयाक नाव की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, जो कयाक नाव होती है उससे मुख्यतः जो पुरुष वर्ग होते हैं उनके द्वारा ही शिकार किया जाता है ना, पुरुषों के द्वारा ही शिकार किया जाता है और सील मछली का मुख्यतः शिकार किया जाता है। जबकि जो उमियाक नाव है उसमें एक तो व्हेल जो मछलियां, सील और व्हेल दोनों मछलियों का शिकार किया जाता है और ये बड़ी नाव होती है। किसकी अपेक्षा? कयाक नाव की अपेक्षा उमियाक जो नाव है ये बड़ी होती है ना, और मुख्यतः महिलाएं जो होती हैं उनके द्वारा उमियाक नाव को काम में लिया जाता है व्हेल मछली का शिकार करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी होती है। सलेज गाड़ी को लेकर के हम बात करें, सलेज गाड़ी एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है। ये बिना पहियों वाली गाड़ी होती है। सलेज गाड़ी क्या होती है? बिना पहियों वाली गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है। लंबी लंबी दूरियों तक, शीत ऋतु जो होती है उसमें इन लोगों के द्वारा लंबी लंबी दूरियों तक शिकार करने के लिए सलेज गाड़ी को काम में लिया जाता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना, सलेज गाड़ी को काम में लिया जाता है। यह व्हेल मछली की हड्डियों से निर्मित होती है। इसका जो व्हेल मछली की हड्डियों से और सील मछली की हड्डियों से, दोनों ही मछलियों की हड्डियों से यह निर्मित होती है सलेज गाड़ी। इस सलेज गाड़ी का जो हैंडल होता है यह बारहसिंगा जो होता है, जिसको कैरिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिको, जिसको कैरिको बोलते हैं। कैरिको जो है बारहसिंगा जो होता है उसको ही कैरिको कहते हैं। तो बारहसिंगा के सींग जो होते हैं उससे सलेज गाड़ी का हैंडल बनता है और इस गाड़ी को मुख्यतः 5-6 जो रेडियल कुत्ते होते हैं, 5-6 रेडियल कुत्ते खींचते हैं बर्फ के ऊपर। ठीक है, 5-6 रेडियल कुत्ते से गाड़ी को खींचते हैं। एक तो सलेज को लेकर के हमने ये बात कर ली। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने आखेट को लेकर के सारी बात कर ली।
उसके बाद में हम बात करेंगे भोजन सामग्री। सबसे पहली बात तो ये है कि भोजन सामग्री की अगर हम बात करें तो भोजन सामग्री स्थानीय जो आर्कटिक महासागर का जो तटीय क्षेत्र है उसमें ये लोग एक तो मछली पकड़ते हैं। मछलियों में जैसे सील मछली है, व्हेल मछली है, सी लोइन, वालरस मछली को हम सी लोइन कहते हैं। वालरस जो मछली है, वालरस मछली को सी लोइन कहते हैं, सी लोइन। ठीक है, तो वालरस मछली सी लोइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह आक्रामक स्वभाव की मछली होती है, इसलिए इसको सी लोइन मछली भी कहते हैं। तो इन मछलियों के रूप में, ये भोजन के रूप में इनको काम में लेते हैं। क्योंकि हमने परिचय वाले भाग में इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि एस्किमो का साथी क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला, और कच्चा मांस इनको मछलियों से ही प्राप्त होता है। सील मछली है, व्हेल मछली है, सी लोइन प्रकार की जो मछली है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में जो कंदमूल प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं उनको भी ये काम में ले लेते हैं भोजन सामग्री के रूप में। जब कठोर शीत ऋतु होती है, जब कठोर शीत ऋतु होती है तो उस कठोर शीत ऋतु में इन लोगों के द्वारा, इन लोगों में मुख्यतः जो बुजुर्ग लोग होते हैं या वृद्ध जो लोग होते हैं और असक्त जो लोग होते हैं, जो हिलडुल नहीं सकते, उनका शरीर मतलब ऐसे मान लीजिए वो किसी भी काम को करने में दक्ष नहीं होते हैं, ऐसे लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। जब भोजन की कमी होती है, कठोर शीत ऋतु में जब भोजन की कमी होती है तो इन लोगों के द्वारा आत्महत्याएं भी की जाती हैं। इसको भी आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। तो भोजन सामग्री इन लोगों के द्वारा इसी प्रकार से की जाती है। उसके बाद में हम वस्त्रों की बात करते हैं। वस्त्रों में एक टिमियाक एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जो आधुनिक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है। आधुनिक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है। कौन? टिमियाक, जो शरीर के नीचे वाले भाग को ढकने के लिए इसको पहना जाता है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, अनोहा जो है ये मोटा वस्त्र होता है। अनोहा क्या होता है? मोटा वस्त्र होता है, मोटा वस्त्र जो टिमियाक के ऊपर पहना जाता है। इसके ऊपर पहना जाता है, टिमियाक के ऊपर पहना जाता है। कौन सा वस्त्र? अनोहाक वस्त्र। ठीक है, मोटा वस्त्र होता है। और मुख्यतः एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं इनमें वस्त्र जो होते हैं ये कैरिगो की जो गहरा सिंगा होता है, कैरिगो की खाल से बनाए जाते हैं। कैरिगो की खाल से इन लोगों के वस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, वस्त्र बनाने का जो कार्य होता है इन लोगों में जो महिलाएं होती हैं वो ही करती हैं वस्त्र बनाने का कार्य। कार्बिन और मुकुरुक्स क्या होते हैं? सील मछली की खाल से निर्मित, सील मछली की खाल से निर्मित एक विशेष प्रकार के जूते होते हैं जो इन लोगों के द्वारा काम में ले जाते हैं। ये क्या है? जूते हैं, जिनको कार्बिन या मुकुरुक्स कहते हैं, जूते। ठीक है, ये जूते हैं। कार्मिक या मुकुरुक जो है सील मछली की खाल से निर्मित जूते होते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? निवास गृह को लेकर के बात करेंगे। वस्त्रों की हमने बात कर ली। देखिए, वस्त्रों में ये चीज मैं बता दूं, ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वस्त्र ही कम पहनते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। निवास गृह को लेकर के हम बात करते हैं। अब निवास गृह में पहले तो हम ये देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ हैं। अब आर्कटिक महासागर की जो तटीय जो क्षेत्र है उसमें ये निवास करते हैं। तो वह पूरा जो भाग है वो शीत कटिबंध में आता है। जो हिमाचली क्षेत्र है बर्फ से ढका हुआ रहता है ना। तो उस क्षेत्र में स्थानीय जो एक तो सील और व्हेल मछली की हड्डियां जो होती हैं उससे ये अपने आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं। एक बर्फ जो होती है, बर्फ से भी अपने घर बना लेते हैं शीत ऋतु में, है ना। एक बर्फ से भी ये घर बना लेते हैं। और कभी कभी जो लकड़ी पत्थर वगैरह जो होते हैं उनसे भी ये लोग, हालांकि वनस्पति आवरण इतना होता नहीं है, लेकिन जो शीत क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली जो वनस्पतियां होती हैं तो कभी कभी उनसे भी अपने वस्त्र बना लेते हैं। ठीक है, पत्थर वगैरह जो होते हैं उनसे भी अपने वस्त्र बनाते हैं। और जो सील मछली और व्हेल मछली की जो खाल होती है उससे अस्थायी प्रकार के तंबू नुमा घर भी ये बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हम वस्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम निवास गृह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अब निवास गृह में सबसे पहले आता है इग्लू। ये बर्फ से बनाया जाता है। इग्लू बर्फ से बना हुआ, पूरी तरह से बर्फ से बनाया जाता है। और इसमें जो दरवाजा होता है बहुत ही छोटा होता है। देखिए, इसका जो चित्र होता है इस प्रकार से होता है। इग्लू का चित्र इस प्रकार से होता है।
इसका दरवाजा होता है। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी जो बर्फ की सिलाई होती हैं उनसे ये लोग इनको इस प्रकार से रखते हैं। तो इस प्रकार से इग्लू नुमा जो चित्र है, आपको इग्लू जो घर है बर्फ से बनाया जाता है तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये वास्तविक चित्र हो गया ना। उसके बाद में इसका जो दरवाजा होता है बहुत ही छोटा होता है, जिसमें लेट करके अंदर जाना पड़ता है, लेट करके अंदर जाना पड़ता है। सुरंग नुमा घर होता है, क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका दरवाजा छोटा बनाते हैं ये लोग, है ना। एक तो ये चीज। दूसरी बात, अंदर से जो सील मछली की जो चर्बी होती है उससे अंदर से ये उसका लेप कर देते हैं, जिससे जब ये आग जलाते हैं तो वो बर्फ पिघलती नहीं है। और ये घर जो है मुख्यतः इग्लू प्रकार का जो घर होता है ये मुख्यतः शीत ऋतु में ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्मक। कर्मक ग्रीष्म ऋतु में इन लोगों के द्वारा एक विशेष प्रकार का घर बनाया जाता है जो 5 से 6 फुट तो भूमिगत होता है। 5 से 6 फुट क्या होता है? भूमिगत होता है। 5 से 6 फुट भूमिगत होता है और 2 से 3 फीट भूमि के ऊपर होता है, ऊपर, ठीक है। 5 से 6 फीट भूमिगत होता है और 2 से 3 फीट भूमि के ऊपर होता है। कर्मक जो घर है वो ग्रीष्म ऋतु में इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो व्हेल जो मछली होती है उसकी हड्डियों को भी इस घर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ट्यूबिक्स या सूपिक्स, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस ग्रीष्म ऋतु में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भी जाते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये लोग ट्रांसह्यूमेंस ऋतु प्रवास भी करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या हुआ? ऋतु प्रवास। इन लोगों के द्वारा ऋतु प्रवास भी किया जाता है। तो ऋतु प्रवास के दौरान ग्रीष्म ऋतु में ये लोग अस्थायी प्रकार के घर भी बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ट्यूबिक्स या सूपिक्स कहते हैं। मतलब ये गुंबद नुमा जो घर बनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, इसको हम तंबू कह सकते हैं। तंबू होता है ना, वैसा घर बनाते हैं ये लोग, जिसको ट्यूबिक्स या सूपिक्स कहते हैं। अस्थायी प्रकार का घर होता है जो सील मछली की खाल से बनाया जाता है, तंबू नुमा घर, ठीक है। तंबू नुमा घर होता है। उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? निवास गृह को लेकर के हमने बात कर ली। अब शस्त्र में औजार, इन लोगों के शस्त्र जो है स्थानीय पत्थर है, लकड़ी है ना। और साथ में ही जो सील मछली है, व्हेल मछली है, उनकी हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। सील मछली की खाल भी ये लोग काम में लेते हैं। हार्पून यंत्र की जो ताक बनाई जाती है, जो रस्सी बनाई जाती है, उसके लिए हार्पून यंत्र की जो रस्सी बनाई जाती है उसके लिए ये सील मछली की खाल को भी काम में लेते हैं। उसकी जो अंदर की पेट की जो आंत होती है ना, उसको भी ये लोग काम में लेते हैं। कयाक के बारे में हमने जानकारी कर ली। शस्त्र औजार में एक तो कयाक को रखते हैं, उसके बाद में बुनियाद को रखते हैं, और सलेज गाड़ी के बारे में भी हमने बात कर ली, उसको भी रखते हैं। और हार्पून यंत्र की हम बात कर लेते हैं। ये एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है इन लोगों का, जिसकी लंबाई कितनी होती है? इस विशेष प्रकार का जो यंत्र होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.2 मीटर से 1.5 मीटर होती है। यह आप ध्यान कर लेंगे। हार्पून यंत्र की लंबाई कितनी होती है? 1.2 मीटर से 1.5 मीटर होती है। यह आप ध्यान कर लेंगे। और यह हाथ से फेंक करके शिकार करने वाला यंत्र होता है हार्पून यंत्र, जिससे सील मछली का शिकार किया जाता है। तो आज हमने बात कर ली इसकी आर्थिक क्रियाकलाप की बात करनी है। तो धन्यवाद। आगे की बात जो इसी एस्किमो जनजाति को लेकर के हम करने वाले हैं, समाज और संस्कृति कैसी होती है इन लोगों की, वातावरण समायोजन के बारे में बात करेंगे। और आधुनिक संस्कृति संपर्क जो इन लोगों का है वो कैसा है, इन 3 बिंदुओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।